सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप किसी का शेल्टर नहीं ले सकते। आप ये बात तो आप जम्मू कश्मीर की जनता को आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, अगर कानून को इम्प्लीमेंट करना है तो यहाँ की सरकार आपका एक कमरा नहीं तोड़ सकती, आपकी एक ईंट नहीं हटा सकती। अगर कानून को मानना ही नहीं है, उसको जिस तरीके से ये डायरेक्शन आई है जो कि अनएक्सपेक्टेड है, चीफ सेक्रेटरी साहब इस तरह की डायरेक्शन देंगे? क्या यहाँ पर कोई आपने यहाँ पर जंग करानी है? कोई यहाँ आपने जनता के ऊपर अत्याचार करवाना है? यहाँ आपने लोगों के ऊपर जुल्म और ज्यादती करनी है? आप कह रहे हैं आप जाइए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, कॉर्पोरेशन और पुलिस को लेके जाइए। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको ये कहना चाहिए कि एक आम आदमी को, एक आम शहरी को जो है इनक्रोचर कहा जाता है, और जो इनक्रोचर्स हैं, जो 100 कनाल 50 कनाल जगहों को पहले इनक्रोच करते हैं, बाद में बेचते हैं, जो आम व्यक्ति है वो हमेशा जगह खरीद कर ही बैठता है। लेकिन उन आम आदमी को जो है इनक्रोचर्स कहा जाता है, जो 5-5 10-10 मरले में मकान अपने 3-3 मरले में बना के बैठे हुए हैं। आज उनको दिक्कत आ रही है, वो परेशान है। हर तीसरा आदमी बातचीत कर रहा है, भाई अब हमारा कल क्या होगा। और जो इंक्रोचर्स हैं वाकया में, जिन्होंने वो ज़मीनें बेची हैं, अभी भी बहुत सारी इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं, वहाँ पे कोई इस तरह की कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। सख्त कार्रवाई जो होनी चाहिए, जिस पे आम आदमी पे कोई उसका असर नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज मडैंग। जम्मू कश्मीर की जनता एक परेशानी का सबब बन चुकी है। एक ऑर्डर जो निकला था कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा, चीफ सेक्रेटरी के द्वारा जो एक ऑर्डर किया गया है, जिसमें 3 महीने का समय सीमा जो है वो दी गई है। तहसीलदार्स को हिदायतें दी गई हैं कि स्टेट लैंड्स जो भी हैं उनको रिकवर किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, उसके बाद उसको रिकवर किया जाए। उस पर कहीं ना कहीं काम जो है वो भी चल रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में एक क्यास सा बना हुआ है। बहुत सारे घर हैं जो स्टेट लैंड्स पे बने हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों में समस्याएं हैं इसको लेकर के कि आने वाला कल जो है उनके लिए क्या खबर लेके आएगा। इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ऑर्डर है क्या, और लोगों को इससे जो समस्याएं हो रही हैं कोशिश करेंगे कि उनका निदान हो सके। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत शुक्रिया। जुल्कर भाई, आपने भी वो देखा होगा जिस तरह से ये ऑर्डर जो है निकाला गया है, और 3 महीने का समय जो है वो दिया गया है, और कहा गया है कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है ये स्टेट लैंड्स आप आइडेंटिफाई करें और उनको रिकवर भी करें। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं जम्मू कश्मीर के कि आने वाला कल हमारे लिए क्या होगा। कैसे देखते हैं इसको? पहली बात तो ये अरफाज साहब के आपके माध्यम से हम जनता को ये कहना चाहेंगे कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? कि हमने ये ठाना है और हमने ये फ़ैसला कर लिया है कि जो चीफ़ सेक्रेटरी साहब की ये डायरेक्शंस हैं, ये वायलेशन हैं जम्मू कश्मीर नहीं हिंदुस्तान के कानून की, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की वायलेशन है और फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। इसलिए हम ये चाहते हैं, चूँकि हमारे चीफ़ सेक्रेटरी साहब बड़े अपराइट ऑफिसर हैं, बड़ी हस्ती हैं, बड़े ऑफिसर हैं, और उनको शायद बाई मिस्टेक ये डायरेक्शंस उन्होंने इशू की है। हालांकि उनकी जो डायरेक्शंस हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं हैं। अखबारों के द्वारा ये बातें जो हैं इस वक्त पब्लिक डोमेन में हैं और लोग बड़े परेशान हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि चीफ सेक्रेटरी साहब को क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने ये 3 महीने की डेडलाइन जो है वो मुकर्रर की है कि तमाम लोगों से, पूरे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, उनसे ये ज़मीन जो है, सरकारी ज़मीन जो है वो वापस ली जाए। आपके माध्यम से बातचीत आगे चलेगी, लेकिन मैं शुरुआती समय में ये कहना चाहूँगा कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने अगर ऐसी डायरेक्शन कोई इशू की है तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपनी इस डायरेक्शन को रिव्यू करें। रिव्यू करने के साथ साथ इसको रिवोक करें, इसको विड्रा करें। क्यों विड्रा करें, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे लोग, अगर हम ये कह लें कि 70% की पॉपुलेशन जो है वो सरकारी अराजी पे बैठी है। कैसे बैठी है? 3 तरह से मैं लैंड को डिफ़ाइन करता हूँ। एक वो ज़मीन जो आपके मालकाना है, मालकी हकूक़ आप रखते हैं, उस पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकारी ज़मीन को हम मोटे तौर पे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक वो जो जंगलात का हिस्सा है, यानी कि वो ज़मीन जो इस वक्त जंगलात के पोजेशन में है, तो हम ये कहते हैं कि ये ज़मीन जंगलात की है। दूसरी वो ज़मीन जिसके ऊपर सरकार कहती है कि हमारा ताल्लुक़ है, ये ज़मीन हमसे बिलोंग करती है। तो पहली हम बात कर लेते हैं जंगलात की। जितनी ज़मीन जंगलात की जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों के पास है, और ख़ास करके जम्मू कश्मीर के अंदर ट्राइबल्स के पास है, यानी कि गुज्जर बकरवाल समुदाय के पास है,
उनको आप eviction नहीं कर सकते, उनको नहीं हटा सकते। इसलिए नहीं हटा सकते क्योंकि हमारे ऑनरेबल एलजी साहब बार बार ये कह रहे हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। अगर उसका लाभ लोगों को नहीं मिला, अगर लोगों तक वो राइट्स नहीं पहुंचे, तो इसका मतलब ये नहीं है डेंग साहब कि आप फॉरेस्ट लैंड से इन लोगों को एविक्ट कर देंगे, आप इनको हटा देंगे। अभी आपने फॉरेस्ट राइट कमेटीज़ बनाई हैं, काम चल रहा है, किसी कानून की इम्प्लीमेंटेशन में 5 साल 7 साल लगेंगे, तभी लोगों को लाभ मिलेगा। अब हम आते हैं असल इशू के ऊपर, जिसके ऊपर हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि जो ज़मीन आप 3 महीनों के अंदर वापस लीजिए। दूसरी डायरेक्शन है, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ये कहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर की सरकार को, यहाँ की रेवेन्यू अथॉरिटी को इस ज़मीन को हासिल करने के लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा भी लेना चाहिए और लेने की ज़रूरत है तो लिया जाए। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब आप क्या बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर अत्याचार करना चाहते हैं? आप जम्मू कश्मीर के लोगों को ये, आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को साथ ली जाइए और लोगों के घर तोड़ दीजिए, लोगों से उनकी ज़मीन खाली करवा दीजिए। वो लोग जो जम्मू कश्मीर के अंदर सदियों से इस ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने मकान बनाए हैं, किसी ने अपना घर बनाया है, और कोई अगर खेती बाड़ी कर रहा है तो आप उसको हटा के इस ज़मीन को खुद लेना चाहते हैं। अब मुझे बताइए, आप कहते हैं ये इनक्रोच्ड लैंड है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी वो अथॉरिटियां उस वक्त कहां सोई हुई थीं जब इस लैंड को लोगों ने इनक्रोच किया। नंबर 2, हम कहते हैं हम वेलफेयर स्टेट के मालिक हैं। जम्मू कश्मीर है, हिंदुस्तान है, ये वेलफेयर स्टेट है। तो क्या वेलफेयर स्टेट के अंदर आपको लोगों को अधिकार देने चाहिए, या जो लोग अपनी ज़िंदगी अपनी मेहनत कशी करके, अपनी जफाकशी करके अपना घर बनाया है, जिसको हम कहते हैं राइट टू शेल्टर, राइट टू लाइफ, कोई अगर मैं आपसे अरफाज साहब कई दिन एक्सप्लेन करता रहूं तो ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स नंबर ऑफ राइट्स। तो आप लोगों के घर नहीं छीन सकते, आप लोगों के घर तोड़ नहीं सकते, आप किसी की एक ईंट को नहीं तोड़ सकते। तो आपने ये डायरेक्शन कैसे जारी की? क्या आपको कानून के इन तमाम चीज़ों की जानकारी नहीं है कि राइट टू लाइफ का क्या मतलब है? आप किसी का मैं कहता हूँ इनक्रोचर है, उसने इनक्रोच की है, वो सरकारी ज़मीन पे बैठा है, उसका सरकारी ज़मीन पे घर है, लेकिन आप उसका घर नहीं तोड़ सकते। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। इन कैटिना ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि राइट टू शेल्टर जो है वो फंडामेंटल राइट है। अब मुझे बताइए, एक आदमी का शेल्टर आप छीन लेंगे, राइट टू जॉब अगर है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, उसके बिना बंदा रह सकता है, लेकिन राइट टू लाइफ को आप छीन नहीं सकते, उसका छत आप नहीं गिरा सकते, और ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ को आप फॉलो नहीं करना चाहते। ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को कौन इंप्लीमेंट करेगा? आपकी ये डायरेक्शन सरासर गलत है। अगर आपने ऐसी कोई डायरेक्शन ली है, आपको इसको रिवोक करना चाहिए। और हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, उसकी इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? आप देखिए आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 की वायलेशन, अगर आप उसके सहारा लेना चाहेंगे, आप देखना चाहेंगे, तो आप किसी का घर नहीं गिरा सकते। अब लोग कहते हैं नहीं जी इसने इनक्रोच की है इसलिए घर, तो रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी की बात कौन करेगा? सेटलमेंट की बात कौन करेगा? आप लोगों को कहेंगे। और ख़ास तौर पे आप देखिए वक्त कौन सा चल रहा है, मौसम कौन सा चल रहा है, जिस टाइम आप डेडलाइंस को मुकर्रर कर रहे हैं, लोग इस ठंड के मौसम में कहाँ जाएंगे? आप 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप एक डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट करके अपने डायरेक्शन को देखिए कि आपको एहसास होगा कि आपने क्या फ़ैसला किया है। आप जम्मू कश्मीर के अंदर लोग इस वक्त कितनी समस्याओं से उलझ रहे हैं, और जहां हम जम्मू की बात करते हैं, हम कश्मीर स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, सरकार का कर्तव्य बनता था कि जम्मू और कश्मीर के अंदर लोगों को हाउसिंग प्रोवाइड कीजिए, लेकिन हाउसिंग जम्मू कश्मीर के अंदर अरफाज साहब प्रोवाइड नहीं हो सकी। हमारे यहाँ जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी हाउसिंग प्रोवाइड करता है, हमारे यहाँ J&K हाउसिंग बोर्ड जो है वो हाउसिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन आप मुझे बताइए पिछले 10 सालों का ही अगर आप डेटा निकाल के देखेंगे तो कितनी नई कॉलोनी जम्मू कश्मीर के अंदर एस्टेब्लिश हुई। किसके लिए एस्टेब्लिश करनी है? पब्लिक के लिए। बड़ी खूबसूरत बात आगे फिर कहते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब कि हम इस ज़मीन को हासिल करने के बाद यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ बनाएंगे, यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे, यहाँ हम इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, यहाँ हम कॉलेजेस बनाना चाहते हैं। किसके लिए? जनता के लिए, पब्लिक के लिए। तो पहले पब्लिक को आप उनको घर से बेघर करेंगे और फिर आप उन्हीं लोगों के लिए यहाँ हॉस्पिटल खड़ा करना चाहते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है?
ये कहाँ की अक्लमंदी है, ये हम पूछना चाहते हैं। तो लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं, लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, लेकिन लोगों से ये ज़मीन वापस नहीं ली जा सकती। और दूसरी बात, चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ पर ये आदेश जारी कर रहे हैं, और हमारी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टैंड है। देखिए, एक तो वो लैंड है जो रोशनी के तहत लोगों को यहाँ पर अधिकार मिले थे, हकूक़ मिले थे, वो ज़मीन है। उस केस के अंदर जो है रोशनी कानून को नल एंड वाइड अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया हमारे उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर ने। तो लोगों ने उस उच्च न्यायालय के डबल बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। मीनवाइल जम्मू कश्मीर की वही सरकार जो जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय में अपने कानून को प्रोटेक्ट करवाने में, अपने कानून को सेव करवाने में फेल हो गई। जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी दुनिया, पूरे जम्मू कश्मीर को पता है कि अपनी जम्मू कश्मीर की सरकार रोशनी कानून जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने बनाया था उसको प्रोटेक्ट करवाने में फेल साबित हुई जम्मू हाई कोर्ट के अंदर। तो लोगों ने जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। जब सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक ने इस जजमेंट को चैलेंज किया तो मीनवाइल जम्मू कश्मीर की सरकार ने खुद ब खुद जम्मू कश्मीर के अंदर उस रोशनी कानून की जजमेंट को रिव्यू पिटीशन में चैलेंज किया। और क्या कहा हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जिन तमाम लोगों को रोशनी कानून के बेनिफिट मिले हैं, जिस जजमेंट को आज आपने नल एंड वाइड डिक्लेयर किया है, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया है, इसके ऊपर हम एक नई पॉलिसी फ्रेम करना चाहते हैं। हमें मौका दिया जाए, हम लोगों के लिए लाज बनाना चाहते हैं कि वो लोग जिनको रोशनी का बेनिफिट मिला था उन तमाम लोगों के लिए हम नया कानून बनाएंगे। अगर ये कानून ख़त्म हो गया, कोई पॉलिसी फ्रेम करेंगे। फिर देखिए, इसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करने वाले जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं मिस्टर तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दिया, अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री स्टेटमेंट दिया। और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ दूसरी बात कह रहे हैं, वो वहाँ ये कह रहे हैं कि रोशनी कानून के तहत जितनी ज़मीन लोगों के पास है हम उसमें से किसी से भी एविक्शन नहीं करेंगे। उस स्टेटमेंट के बावजूद यहाँ पर एविक्शन ड्राइव्स पर्टिकुलर एंड सिलेक्टिवली लोगों के खिलाफ भी चल रही हैं। तो आप सेक्रेटेरिएट में कुछ कहते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के जो एडिशनल सॉलिसिटर जो जम्मू कश्मीर की सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका दूसरा स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में है। और हमारे एडिशनल एडवोकेट जनरल डीसी रैना साहब जो हैं वो जम्मू हाई कोर्ट में यही कहते हैं कि हम जो स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में दिया है हम उसके साथ हैं, हम यहाँ कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं, लोगों को बेघर नहीं करेंगे। तो आज ये स्टेटमेंट कैसे आ गई? तो आप देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन है इन तमाम एजेंसियों के अंदर। जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, जो उनको फीडबैक जा रहा है और जो ये सारी गेम बनाई जा रही है लोगों को इस वक्त हरास करने की, लोगों को सड़कों पर लाने की, लोगों को मजबूर करने की, मैं चाहूँगा कि इस आर्डर को रिव्यू किया जाए, इस डायरेक्शंस को रिवोक किया जाए। इसलिए क्योंकि हम जनता के साथ खड़े हैं और हम ये कह रहे हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, ये प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस की वायलेशन है, ये वेलफेयर स्टेट के काम नहीं है। आप ऐसा कीजिए, अगर आप जनता के से ये ज़मीन वापस तो ले नहीं सकते, आप रिहेबिलिटेशन करना, लाखों लोगों की रिहेबिलिटेशन पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल हो तो मैं कहूँ कि एक पार्टिकुलर एरिया से आपने 10 लोगों को 10 घर गिराने हैं, 20 घर गिराने हैं, वहाँ कोई बड़ा इंटरनेशनल कोई प्रोजेक्ट आ गया है, किसी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में आ गया है, कहीं एक पार्टिकुलर एरिया में आपने कोई बड़ा जीएमसी बनाना है, कोई आईआईटी आप बनाना चाहते हैं, कोई आईआईएम आप खड़ा करना चाहते हैं, तो आपको लैंड की ज़रूरत है। तो उस केसेस में आपको रिहेबिलिटेशन पॉलिसी तब भी देनी है, क्योंकि आपको राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, आपको राइट टू शेल्टर को प्रोटेक्ट करना है। तो उसको प्रोटेक्शन आप कैसे प्रोवाइड करेंगे? ये लोगों का अधिकार है। तो जब आप ऐसी कोई भी बात करना चाहेंगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन होल 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। क्या पॉसिबल है कि 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उन लोगों को आप निकाल के सरकारी ज़मीन से बाहर फेंकेंगे, उनके घर तोड़ देंगे, उनकी ज़मीन उनसे छीन लेंगे, आप उनको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आपको इसी ज़मीन के ऊपर जहां वो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए एक पॉलिसी फ्रेम कीजिए, उनको उस ज़मीन के मालिकाना हक दीजिए। अगर आपको फ्री ऑफ कास्ट
तो आपने रखी है बड़े बड़े लोगों के लिए, बड़े बिग विग्स को फ्री ऑफ कास्ट ज़मीन दी जाती है, लेकिन ये गरीब लोग जो कनाल 2 कनाल 5 मरले 10 मरले में घर बना के बैठा है, तो उससे आप सरकारी रेट जो आपने तय किए हैं कि जनाब यहाँ 1 कनाल का 1 लाख रुपया है, यहाँ 1 कनाल का 10 लाख रुपया है या 5 लाख है, उस सरकारी रेट के तहत आप उन लोगों से पैसे लें और उनके नाम पे वो अलाट करें। और जो कॉलोनी रेगुलाइज नहीं हुई, क्यों देखिए ये जम्मू है, जम्मू के अंदर आज से 5-10 साल पहले 18 कॉलोनीज़ को रेगुलाइज किया गया, जो कॉलोनीज़ जो थी इलीगल कॉलोनी थी। उस रेगुलाइज पॉलिसी के मुताबिक ये जो आज की डेट में लोग पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बसते हैं, सरकारी ज़मीन के ऊपर जिन लोगों के घर हैं या जिन लोगों के पास सरकारी अराजी है, उन लोगों को उसी पॉलिसी के तहत भी आप रेगुलाइज करिए और उनको उस ज़मीन के ऊपर अधिकार दिए जाएं, ताकि आए दिन आपकी अथॉरिटी के लोग जो ग्रास रूट लेवल पे लोगों को हरास करते हैं, जो आकर कहते हैं कि अपना दिखाइए कागज़ कहाँ है, आपका म्यूटेशन कहाँ है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो पाएँ और लोगों की हरासमेंट बंद हो। अल्टीमेटली सरकार किसके लिए है अरफाज साहब? आम जनता के। सरकार के ये लोग कौन है? सर्वेंट। IAS ऑफिसर हो कोई, चाहे वो PN हो, एवरी ऑफिशियल इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर तो नहीं ना आप बैठे, आप चाहे IPS हैं चाहे IAS हैं, आपकी डेफिनेशन है यू आर अ पब्लिक सर्वेंट। एवरी पर्सन जो सैलरी ले रहा है वो पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक के लिए सरकार होती है। सरकार किसके लिए है? स्टेट किससे से है? लोगों से। आप अगर जनता को इस ज़मीन से उठाना चाहते हैं, इससे एविक्शन करना चाहते हैं, तो क्या स्पेस में आपने उनके लिए कोई जगह ढूंढी है? क्या अगर वो लोग कहाँ जाएंगे वो लोग? आप मुझे बताइए। आप जिस आदमी के पास मालकियत ज़मीन नहीं है, उसने मजबूरी में सरकारी ज़मीन खरीदी, उसके ऊपर उसने अपना घर बनाया, उसके ऊपर वो खेती बाड़ी करना चाहता है, तो अगर आप आदमियों को ज़मीन से उखाड़ना चाहेंगे तो उनको कहाँ फेंकना चाहते हैं? वो कहाँ जाएँ? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि एक आम आदमी को, एक आम शहरी को जो है इनक्रोचर कहा जाता है, और जो इनक्रोचर्स हैं, जो 100-100 कनाल 50-50 कनाल जगहों को पहले इनक्रोच करते हैं, बाद में बेचते हैं, जो आम व्यक्ति है वो हमेशा जगह खरीद कर ही बैठता है। लेकिन उन आम आदमी को जो है इनक्रोचर्स कहा जाता है, जो 5-5 10-10 मरले में मकान अपने 3-3 मरले में बना के बैठे हुए हैं। आज उनको दिक्कत आ रही है, वो परेशान है। हर तीसरा आदमी बातचीत कर रहा है, भाई अब हमारा कल क्या होगा। और जो इंक्रोचर्स हैं वाकया में, जिन्होंने वो ज़मीनें बेची हैं, अभी भी बहुत सारी इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं, वहाँ पे कोई इस तरह की कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। सख्त कार्रवाई जो होनी चाहिए, जिस पे आम आदमी पे कोई उसका असर नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो आदमी डोडा से आया है, जो आदमी बारामूला से आया है, जो आदमी पुंछ से आया है, जो कठुआ से आया है, जो सांबा से आया है, वो अगर आके जम्मू में 5 मरले ज़मीन 10 मरले ज़मीन, कोई इंक्रोचमेंट नहीं की, उसने परचेज़ की है। जो बड़ा प्रॉपर्टी डीलर, जो इंक्रोचर यहाँ 100 कनाल 200 कनाल वाला बैठा है, उसने कॉलोनी काटी है, वो शेयर जो है वो सब तक पहुँच रहा है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हर डिपार्टमेंट को पैसा दिया जा रहा है। वो एक मिली गुली जो है ना, आपस में संडी गंडी जो चल रही है, उसके मुताबिक वो सारा कारोबार होता है। अब वो 10 मरले इसलिए यहाँ खरीदता है क्योंकि उसको कहीं पर हाउसिंग से कॉलोनी का प्लॉट नहीं मिल रहा, उसको JDA का प्लॉट नहीं मिल रहा, इसलिए वो मजबूरी में अपना ठिकाना बनाने के लिए, अपना सर छुपाने के लिए, अपने राइट टू शेल्टर के लिए यहाँ पर वो सरकारी 10 मरले या 1 कनाल ज़मीन का प्लाट खरीदता है एज़ पर हिज कैपेसिटी। लेकिन आप उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हमने जिन लोगों के लिए, उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने कहा कि इन आइडेंटिफाइड इंक्रोचर्स को आप बाहर निकालिए, उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करना चाहते। हम आपको डिटेल देते हैं, डिटेल आपके पास ऑलरेडी है। यहाँ पर 20 से 25 होटल सरकारी ज़मीन के ऊपर है। यहाँ बड़े बड़े मीडिया हाउसेज जो हैं वो सरकारी ज़मीन के ऊपर हैं, और उसके अलावा यहाँ बड़े बड़े बैंकेट हॉल सरकारी ज़मीन के ऊपर हैं। यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है वो सरकारी ज़मीन के ऊपर है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई किसके खिलाफ करनी है कि 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आम जनता के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये जो बड़े लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, चाहे वो कश्मीर के अंदर हैं चाहे वो जम्मू के अंदर हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मज़ा तो तब आता कि यही हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ये डायरेक्शन पास करते कि हमने गरीब लोगों से, हमने आम जनता के ऊपर कोई अत्याचार नहीं करना, उनसे कोई ज़मीन वापस नहीं ली जाएगी, उनको हम राइट्स देने जा रहे हैं, हम उनके लिए पॉलिसी फ्रेम करने जा रहे हैं। और वो डिविज़नल कमिश्नर श्रीनगर को, डिविज़नल कमिश्नर जम्मू को ये डायरेक्शन देते कि इन लोगों के खिलाफ आपने कोई अत्याचार नहीं करना, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना, इन लोगों को आपने तंग नहीं करना। और ये कहते कि जिनमें हाई कोर्ट के आर्डर्स आ चुके हैं, जिन केसेस में सुप्रीम हाई कोर्ट की
की जजमेंट्स आ चुकी हैं, जो यहाँ पर बड़े बड़े मैंने आपको होटल गिनवाए, मीडिया हाउस गिनवाए, और उसके अलावा अरफाज साहब लाखों रुपए की नहीं अरबों रुपए की ज़मीन यही जम्मू शहर में हमने चीख चीख के कहा, मार्बल मार्केट के अंदर 5 कनाल का प्लाट फ्री ऑफ कास्ट दे दिया गया। अब ये कहेंगे भाई किसको फ्री ऑफ कास्ट दिया, जिसको नहीं पता वो भी सुन ले। हमारे जो बलवंत ठाकुर साहब हैं उनको मार्बल मार्केट के अंदर 5 कनाल जेडीए की अराजी फ्री ऑफ कास्ट अलाट कर दी गई। तो क्या आप ये जनता से ज़मीनें छीन कर, आम लोगों से छीन कर इन बड़े बड़े लोगों को फ्री ऑफ कास्ट दे रहे? उनके लिए कोई कानून नहीं है। इसलिए हम कहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर 2 तरह के कानून चलते हैं, गरीब आदमी के लिए, इन्फ्लुएंशियल आदमी के लिए, और आम जनता के लिए अलग कानून है। इन्फ्लुएंशियल के लिए कोई कानून यहाँ पे नहीं चलता। एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे मैं, पूरे जम्मू कश्मीर की जनता आपको देख रही होगी, क्या जम्मू कश्मीर की जनता, आम जनता को घबराने की, डरने की ज़रूरत है? क्या उनको ये डर सता रहा है कि कल क्या होगा? तो क्या उनको डरने की ज़रूरत? बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं अरफाज साहब। मैंने आपको कहा, अभी आपने देखा उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने फैसला किया था, क्योंकि यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। चीफ सेक्रेटरी साहब को ये बात याद होनी चाहिए थी इस डायरेक्शन को पास करने से पहले कि यहाँ रूल ऑफ लॉ की बात होती है। यहाँ आए दिन हमारे मनोज सिन्हा साहब कहते हैं मैं जम्मू कश्मीर के अंदर रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया कि आप 5000 फैमिलीज़ को एविक्ट कीजिए, जिस तरह हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं। ये तो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उच्च न्यायालय का फैसला था, और उस कोर्ट ने, उत्तराखंड के कोर्ट ने ये कहा कि आप 5000 फैमिलियों को एविक्ट कीजिए विद द असिस्टेंस ऑफ पुलिस, और वह ज़मीन खाली करके, क्योंकि वहाँ एक रेलवे का प्रोजेक्ट बन रहा है, वहाँ रेलवे लाइंस का इंपॉर्टेंट लैंड थी इसलिए। लेकिन उन लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी, जो लड़ाई जम्मू कश्मीर की जनता को दुख और परेशान में से बाहर निकल के अपनी जदोजहद, अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। लाइक उत्तराखंड के जो हाल्डवानी केस में हुआ है, वैसे ये फैसला लेने के बाद 7 दिन का टाइम दिया गया कि 7 दिन के अंदर ये पूरी ज़मीन खाली कर दीजिए, आपकी बस्ती की बस्ती यहाँ ख़त्म हो जाएगी, और हमने यहाँ पर रेलवे का प्रोजेक्ट बनाना है। ये हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। अब आप लोग समझ जाएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को स्टे किया, और राइट टू शेल्टर को ऊपर बड़ी डिटेल्स में अपने रिमार्क्स पास किए हैं, और स्टे करने के बाद कहा आप इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल के नहीं फेंक सकते अगर आपके पास पहले इनकी रिहेबिलिटेशन, इनकी रीसेटलमेंट की पॉलिसी नहीं है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ सेटलमेंट कहाँ जाएगा, ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ रिहेबिलिटेशन कहाँ जाएगा? तो वहाँ पर भी स्टे कर दिया गया है। लेकिन जनता को डरने की, गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मजबूती के साथ अपनी बात सरकार के सामने रखनी चाहिए, और सरकार को बताना चाहिए कि आप हमारे लिए पॉलिसी फ्रेम कीजिए, आप हमारे साथ अत्याचार मत कीजिए। क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के अंदर अत्याचार थोड़ा ज़्यादा ही आजकल बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ कोई पॉपुलर सरकार नहीं है। तो जनता जब अपनी लड़ाई लड़ने के काबिल बन जाएगी, इसलिए हम आपके माध्यम से कह रहे हैं कि जनता को अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास कितने पंचेस, सरपंचेस, डीडीसी मेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन, और इसी तरह म्यूनसिपल एरिया में आइए आपके कॉरपोरेटर, आपके मेयर किस लिए बैठे हैं, आपके म्यूनसिपल चेयरमैन किस लिए बैठे हैं? ये आपके लिए बैठे हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव जब इस काबिल हो जाएंगे, इसीलिए हम कह रहे हैं कैटीना ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप किसी का शेल्टर नहीं ले सकते। आप ये बात तो आप जम्मू कश्मीर की जनता को आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, अगर कानून को इम्प्लीमेंट करना है तो यहाँ की सरकार आपका एक कमरा नहीं तोड़ सकती, आपकी एक ईंट नहीं हटा सकती। अगर कानून को मानना ही नहीं है, उसको जिस तरीके से ये डायरेक्शन आई है जो कि अनएक्सपेक्टेड है, चीफ सेक्रेटरी साहब इस तरह की डायरेक्शन देंगे? क्या यहाँ पर कोई आपने यहाँ पर जंग करानी है? कोई यहाँ आपने जनता के ऊपर अत्याचार करवाना है? यहाँ आपने लोगों के ऊपर जुल्म और ज्यादती करनी है? आप कह रहे हैं आप जाइए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, कॉर्पोरेशन और पुलिस को लेके जाइए। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको ये कहना चाहिए कि पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर लोगों को प्रोटेक्ट करे, उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे। ये बात कहनी चाहिए थी। अगर नहीं हो सकती, आज भी मैं कह रहा हूँ, जम्मू में लोग बस रहे हैं, कश्मीर में लोग बस रहे हैं, आप अपने इन डिपार्टमेंट्स को एक्टिव कीजिए, इनको कॉम्पिटेंट बनाइए कि जम्मू के अंदर कॉलोनियाँ काटे और लोगों को दे, जम्मू के अंदर हाउसिंग डिपार्टमेंट कॉलोनी काटे, वीवीआईपीज़ के लिए दे,
आम बंदे के लिए दे, जो गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। अब देखिए प्रधानमंत्री साहब ने इंदिरा आवास योजना जो थी वो चलाई, किस लिए चलाई? 1 लाख शायद 80,000 आता है कि 2.5 लाख रुपया लोगों के अकाउंट में क्यों आता है? सरकार खुद कह रही है कि हम लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करना चाहते हैं। जहाँ ज़मीन नहीं है वहाँ ज़मीन दी जाती है, जहाँ घर नहीं है उनको घर बना के खुद सरकार दे रही है। दूसरी तरफ सरकार कह रही है जो लोगों के अपने घर बने हुए हैं वो उनसे छीन लो, वो उनसे, ये मतलब आप समझ सकते हैं कि सरकार करना क्या चाहती है। दिल्ली के अंदर अगर आप देखेंगे, इतना बड़ा सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जिसके अंदर हज़ारों की, मैं कहता हूँ एक मेट्रो स्टेशन पे हम दिल्ली में खड़े हो जाते हैं, जितनी जनता मैं एक मेट्रो स्टेशन पे देखता हूँ इतनी तो पूरे जम्मू की पूरे दिन में, एक दिन में बाहर निकलती है, जो एक मेट्रो पे है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, कभी आपने देखे ऐसे हालात? नहीं देखने को मिलते। लेकिन आप जम्मू कश्मीर की जनता को हाउसिंग प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि हाउसिंग सबका राइट है। अगर एक तरफ आप फ्लैट बना के लोगों को दे रहे हैं, एक तरफ आप कॉलोनी बना के वीवीआईपीज़ के लिए दे रहे हैं, और आप जिन लोगों के खिलाफ आपको एक्शन करना चाहिए, अभी देखा आपने एक आरटीआई जो इस वक्त पब्लिक डोमेन में है, वो ये दर्शा रही है कि 107 पॉलिटिशियंस को आपने उनके बंगलों से, सरकारी बंगलों से बाहर निकाले, लेकिन चंद लोगों को, मखसूस लोगों को आप बाहर नहीं निकाल रहे। 21 दिसंबर 2018 को उनको नोटिस दिया, उसके बाद अभी तक 5 साल होने जा रहे हैं, उनको आप बंगलू से बाहर नहीं निकाल रहे। आप अपनी एकोमोडेशन खुलवाने में, आप अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने में नाकाम साबित हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जनता के पास चलो और जनता से जो ज़मीन है वो वापस लीजिए। वाह, क्या तमाशा है! क्या समझते हैं हम? और फिर ये कहते हैं अगर कोई खिलाफत करेगा हम उसके ऊपर PSA लगा देंगे। मैं ये कह रहा हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब, अगर ये सच्चाई बोलने से, अगर कानून की इस भाषा को समझाने के लिए, अगर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के ऊपर बात करने के लिए, अगर प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस की बात करने के लिए, अगर मैं वेलफेयर स्टेट की बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कहता हूँ, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इंडिया है क्या है? इंडिया इज़ अ सॉवरन सेकुलर सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो हमें राइट प्रोवाइड करता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ। लाइफ का मतलब सिर्फ ये लाइफ नहीं जो आप एनिमल्स की लाइफ है। एक आदमी को आपने वो शेल्टर प्रोवाइड करना है जहां उसकी फिजिकली, मेंटल और उसकी आम जिंदगी के ऊपर कोई प्रभाव ना आए। आपको उसको राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू वाटर, ये सारी चीज़ें फ्री, नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट किसने प्रोवाइड करना है? तो सरकार तो इन तमाम चीज़ों को देने में नाकाम साबित हुई है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर की समस्याओं से जम्मू कश्मीर की जनता जूझ रही है, उन तमाम इशू से उनकी डायरेक्शन, उनकी जो परेशानियां हैं उसको दूसरी तरफ लेकर इन मुसीबत में डालना चाहती है। आखिर में मैं आपके माध्यम से एक बार फिर हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब अरुण कुमार मेहता साहब की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। बड़े अपराइट ऑफिसर हैं, शायद बाई मिसकम्युनिकेशन, बाई मिसअंडरस्टैंडिंग जो उनको फीडबैक गया है उसके मुताबिक शायद उन्होंने कोई अगर ऐसी डायरेक्शन पास की है जो यहाँ की अखबारों ने छापी है, मैं उनसे आपके माध्यम से बड़ा हम्बली गुजारिश करूँगा कि आप अपनी इस डायरेक्शन को प्लीज़ रिव्यू कीजिए एंड मे काइंडली रिवोक दिस डायरेक्शन, मे काइंडली विड्रॉ दिस डायरेक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड बाई कि जम्मू कश्मीर के अंदर बाई इम्प्लीमेंटिंग इन्फोर्सिंग द रूल ऑफ लॉ। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।